हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम अपना चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। बायोलॉजी का जो चैप्टर रहेगा आपका द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो ट्राई करेंगे इसको 1 और 2 वीडियो में कंप्लीट करने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते रहोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा बनाने का वीडियो दोबारा से। और ऐसा नहीं हो पाएगा तो शायद मुझे भी थोड़ा अजीब लगे दोबारा वीडियोस बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। ज़्यादा बड़ी विंडो आ रही है इस टाइम में, चलो जो भी है। वाइल एग्जामिनिंग अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, अगर हम बात करते हैं थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क की, तो रॉबर्ट हुक आपके साइंटिस्ट थे। याद रखना, सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। उन्होंने कॉर्क क्या होता है, जो शैम्पेन की बोतल्स होती है ना, उन शैम्पेन बोतल में एक लकड़ी का ढक्कन सा होता है जिसको टाइटली फंसा दिया जाता है बोतल की नेक के अंदर, और जिससे कि जब शैम्पेन उसको टच करती है तो वो भीग जाता है, और लकड़ी आपको पता है भीगने के बाद फूल जाती है, तो ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाता है। तो वो था सारे का सारा सीन। तो रॉबर्ट हुक ने उस कॉर्क के अंदर क्या देखा, जो कि बार्क ऑफ ट्री से बना होता है, वहाँ पे उसने देखी हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसने बाद में उसने नाम दिया सेल का। कॉर्क इज़ अ सब्सटेंस विच केम फ्रॉम द बार्क। बार्क होती है आपके पेड़ की छाल। आपने नीम का पेड़ देखा होगा, उसका जो बक्कल है, उसकी जो छाल है, आउटर लेयर है, हार्ड सूखी सूखी से, उससे ये बनता है। दिस वाज इन 1665 व्हेन हुक मेड दिस चांस ऑब्जर्वेशन। देखो बच्चों, बायोलॉजी के अंदर और इवन साइंस के अंदर बहुत सारी डिस्कवरीज बाई चांस हैं। मतलब कि वो कर कुछ और रहा था और बस उसको दिख गया बाई चांस, जो था उसका नाम आ गया डिस्कवरी पे। थ्रू ए सेल्फ डिज़ाइंड माइक्रोस्कोप, उसने खुद का एक माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया था सिंपल सा। उससे वो कुछ चेक कर रहा था तो उसको सडनली कुछ दिखाया दिया, उसने इसको नाम दे दिया सेल। सेल का मतलब होता है लैटिन लैंग्वेज के अंदर लिटिल रूम, एक छोटा सा कमरा। दिस मे बी सीम टू बी वेरी यूजफुल स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। उस टाइम पे ये बहुत छोटी सी बात थी, जैसे कि कोई छोटी सी डिस्कवरी थी, कुछ देख लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत लोग बहुत कुछ देखते थे डिस्कवरी के टाइम पे, लेकिन ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली थी, और हिस्टोरिकल तो ये काम हो ही गया था। दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम that someone had observed that living things appear to consist of separate unit। वो पहली बार था जब किसी ने देखा कि भाई लिविंग थिंग्स भी छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर बनी है। दिस यूज द वर्ड सेल, और उन्होंने उस टाइम पे उसके लिए सेल वर्ड यूज़ किया डिस्क्राइब करने के लिए उन यूनिट्स को जो आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात आ गई व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। तो ये एक्टिविटी दे रखी है। अगर आप कोई अनियन पील लेते हो, अनियन का जो छिलका होता है, आपने देखा होगा जब आप प्याज खा रहे होते हो तो एक पतली सी मेम्ब्रेन भी वहाँ पे उतर जाती है उस पर्टिकुलर लीफ से, ऑनियन लीफ से। तो आप उसका एक छोटा सा पीस कट करके अगर माइक्रोस्कोप में रख के देखोगे तो आप इजीली ऑब्जर्व कर पाओगे, और आपकी जो प्लांट सेल होती हैं वो इस तरीके दिखाई देंगे, लाइक आपका 5.2 में दिखाई दे रखा है। ठीक है, तो यही आपकी सेल्स हैं। अब बात आती है आपकी कि जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दी वो एक्चुअल में है क्या। ओके, दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक जैसी हैं, एक जैसी दिखाई देती हैं। टुगेदर दे फॉर्म ए बिग स्ट्रक्चर, और वो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर हैं वो मिलकर एक बड़ी स्ट्रक्चर बनाती हैं। पूरे का पूरा ऑनियन बना दिया, पूरे का पूरा प्याज बना दिया। ठीक है, बल्ब पूरे ऑनियन के पूरे शेप को, एक पूरे प्याज को ऑनियन बल्ब बोलते हैं। वी फाइंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट ऑनियन बल्ब और डिफरेंट साइज, अब ऑनियन बल्ब जो है वो डिफरेंट साइज़ के हैं, हैव सिमिलर स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप, और उनके पास एक सिमिलर स्ट्रक्चर है अगर आप उनको माइक्रोस्कोप से देखते हो। द सेल्स ऑफ ऑनियन पील विल लुक अलाइक सेम रिगार्डलेस द साइज ऑफ द ऑनियन बल्ब। अब ऑनियन आपका छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और बड़ा भी हो सकता है। अब आपका ऑनियन का साइज़ कैसा भी हो, लेकिन जो उसकी सेल्स हैं वो सब की क्या हैं, आपकी सिमिलर हैं, और यू कैन से सेम है। दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑनियन बल्ब, और वो जो सेल्स आप देखते हो, वो जो स्ट्रक्चर आप देखते हो, वो बेसिक चीज़ है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, जिससे कि आपका पूरे का पूरा अनियन बना है, और उन्हीं को बोलते हैं सेल। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म दैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल। सिर्फ प्याज ही नहीं, जो कुछ भी आपके आसपास है वो सब किससे बना है, सेल से बना है। हाउएवर देयर आर आल्सो सिंगल सेल दैट लिव ऑन
और लिव इन देयर ओन, और ऐसी भी सेल्स हैं जो अकेली हैं, जो मिलके कुछ नहीं बनाती और अकेली सर्वाइव करती हैं, उनको बोलते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, जैसे कि आपकी कलमाइडोमोनाज है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो, जिसके अंदर सिंगल सेल है और वो सारे अपने काम खुद ही करती है, उसको बोलते हैं आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन ए सिंगल बॉडी एंड अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन इट फॉर्म वेरियस बॉडी पार्ट इन मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। भाई मल्टी सेल के अंदर क्या होता है, छोटी छोटी सेल इकट्ठा होती हैं, टिश्यू बनाती हैं। अब वो टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। तो शुरुआत तो एक सिंगल सेल से ही हुई है हमारी भी। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म है जो मल्टी सेल से बने, फंगस है, आपका प्लांट है, एनिमल है। अब इनके कुछ नाम आप ढूंढ सकते हो, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव कम फ्रॉम ए सिंगल सेल। और इस बात को भी हम नहीं नकार सकते कि हर एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है वो कहीं ना कहीं एक सेल से ही आया है। और सेल जो है, ऑल द सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और सारी सेल किसी पहले एग्जिस्ट करने वाली सेल से निकल के आई है। तो ये जो आपकी येलो टेबल है, इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन है डिस्कवरीज को लेके। जैसे कि सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया 1665 में। इसके बाद आए आपके लेवेनहुक, उन्होंने 1674 में न्यूक्लियस को लिविंग सेल को डिस्कवर किया, फ्री लिविंग सेल को। देखो, अगर बात आए फर्स्ट सेल, तो फर्स्ट सेल में नाम आएगा रॉबर्ट हुक का, लेकिन अगर बात आए फर्स्ट लिविंग सेल तो वहाँ पे बात आएगा लेवेनहुक का, जो कि उन्होंने पोंड वाटर से ली थी फर्स्ट टाइम। इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियस को ढूंढा। इसके बाद पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को, भी ये क्या होता है, सेल के अंदर का जो कंटेंट है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद सेल थियोरी आई, जिसको दिया था शेल्डन और श्वान नाम के दो साइंटिस्ट ने। और बाद में इस थियोरी को आपके साइंटिस्ट थे विरचाउ, उन्होंने क्या किया था, इसको अपग्रेड किया था, अपडेट किया था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद डिस्कवरी होती रही। ये आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो अलग अलग सेल्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वेरियस फॉर्म्स हैं आपकी। सबसे पहले आपकी यहाँ पे स्मूथ मसल सेल है, मसल फाइबर, ये हम पढ़ेंगे टिश्यू चैप्टर के अंदर। ब्लड सेल है, ये आपकी न्यूरॉन है, नर्व सेल इसको बोलते हैं, ये ओवा है। ये बोन सेल्स है आपकी, स्पर्म है, और ये बोन सेल है, ये आपकी फैट सेल है, जिससे कि आप मोटे हो जाते हो। ठीक है, ज़्यादा सेल स्टोर करते हो तो आप मोटे हो जाओगे। इसके बाद आती है भी शेप साइज़ के बारे में बातें। The shape and the size of the cell are related to the specific function as they perform. अब जो शेप और साइज है उसका सीधा रिलेशन काम से है। भाई जैसा काम होगा उस टाइप की सेल होगी, उतनी ज़्यादा या उतनी छोटी बड़ी सेल होंगी। जैसे कि अमीबा है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल्ड, इस तरीके का होता है। वो उसकी एक सेल ही क्या करती है, खाने को भी कैप्चर कर लेती है, खाने को बाहर भी निकाल देती है, वेस्ट को। इसके अलावा वो उसी से प्रोड्यूस भी करता है, उसी से वो चलता भी है। तो एक सेल है, सारे काम कर लेती है। In some cases, the cell shape could be more or less fixed and peculiar for a particular type of cell. कुछ सेल ऐसी हैं जो फिक्स शेप साइज़ की होती हैं, अपने पर्सनल काम का। जैसे कि नर्व सेल की बात करें तो आपने देखी थी स्टार शेप सेल थी, उसका काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को पूरी बॉडी में कैरी करना होता है इधर से उधर। Each living cell has the capacity to perform a certain basic function that are कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर एक सेल अपने काम करती है जो किसी ना किसी कैरेक्टर फीचर को रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म देयर बेसिक फंक्शन। अब ये बात आती है कि जो एक सिंगल सेल है वो इतने सारे काम कैसे कर सकती है। वी नो दैट देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन बींग। इसे याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू मीन बाय डिवीजन ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या होता है, दिस मीन्स दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं, किसी एक पार्ट को सारे काम नहीं करने पड़ते तो उसका काम बढ़ जाता है, वो आसानी से अपना काम कर पाता है। जैसे कि हार्ट आपका सिर्फ ब्लड पंप करता है, स्टमक का काम खाना पचाने का होता है, डाइजेस्ट करने का। ठीक है, सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज आल्सो सीन विद इन ए सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के अंदर भी देखो एक ऑर्गेनिज्म जो है आपका, जो ऑर्गेनिज्म था आपका, इसके अंदर हार्ट, किडनी, लंग, पता नहीं क्या क्या। उसी तरीके से जो एक सेल होती है उस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी है, राइबोसोम, लाइसोसोम और पता नहीं क्या क्या। जैसे ऑर्गेनिज्म के काम उसके ऑर्गन करते हैं, वैसे ही सेल के काम उसके अंदर रखी ऑर्गेनलीज रहती हैं। इन फैक्ट ईच सच सेल हैज़ गॉट अ सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट विद इन एंड नोन एज सेल ऑर्गेनली। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि हर एक सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो उसको काम करवाने में हेल्प करते हैं।
ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनली परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग ऑफ न्यू मटेरियल ऑफ सेल। कोई तो नया सामान बनाएगी, कोई कचरा साफ करेगी, कोई कुछ करेगी। ए सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ सेल ऑर्गेनली। कोई भी सेल अगर जी पाती है या कोई भी काम कर पाती है तो उसके पीछे रीज़न होता है उसके अंदर प्रेजेंट सेल ऑर्गेनलीज। दीज ऑर्गेनलीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट, और ये सारे मिलके बनाते हैं आपकी सेल। It is interesting that all the cells are found to have same organelles no matter what their function and what organism they are found in। और भाई आपकी सेल कोई भी हो, किसी भी जानवर की हो, किसी भी प्लांट की हो, उसके अंदर लगभग सिमिलर टाइप के ऑर्गेनलीज पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, कहीं से भी बिलोंग करता, कोई भी सेल हो किसी भी बॉडी पार्ट की। अब हम बात करेंगे कि जब हमने देखा सेल को माइक्रोस्कोप में, जो आपको क्या मिला, मतलब सेल किससे बनी है, उसकी कैसी कैसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। तो बेसिकली किसी भी सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म। इस तरीके से समझिए, इसको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी, एक न्यूक्लियस रहेगा और इसके बीच में भरा पड़ा एक लिक्विड मैट्रिक्स होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अब हम तीनों को पढ़ेंगे, वन बाय वन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे, न्यूक्लियस को पढ़ेंगे और साइटोप्लाज्म को। और पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, तो वो करती क्या हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, कहाँ प्रेजेंट नहीं होती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको सेल मेम्ब्रेन बोल सकते हो, या इसको प्लाज्मा लेमा भी बोल सकते हो। ये आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग है जो एक सेल के कंपोनेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग करती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ एंड परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखो लिखा है सम मटेरियल, और जब कोई छाट के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है तो उसको हम बोलते हैं आपका सिलेक्टिवली परमिएबल। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम ऑफ अदर मटेरियल। इसके अलावा ये कुछ अदर मटेरियल की मूवमेंट को भी क्या करती है, देखती है। द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसीलिए क्योंकि ये देख रेख करती है, जांच परख के ही सामान को अंदर बाहर करती है, इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। अब बात आ गई कि कैसे चीज़ें सेल के अंदर या बाहर होती हैं। तो बेसिकली कुछ चीज़ें गैसेस मीडियम में होती हैं, कुछ आपके लिक्विड मीडियम में होती हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन जो गैस है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूजन से आती जाती हैं। ठीक है, डिफ्यूजन आप समझते हो, जब कोई गैस हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे चली जाती है थ्रू द मेम्ब्रेन। We have studied the process of diffusion in early chapter. We saw that there is a spontaneous movement of substance from region of high concentration to region of low concentration. ये हमको पता है कि डिफ्यूजन क्या होता है। यहाँ पे कोई चीज़ अगर ज़्यादा है और ज़्यादा से वो कम की तरफ लगातार चलती रहेगी जब तक कि इक्विलिब्रियम सेट नहीं हो जाएगा। Something similar to that happen in cell when substance like CO2 एक्यूमुलेट इन हाई कंसनट्रेशन इनसाइड द सेल। और ऐसा ही सेल के अंदर भी होता है, जब CO2 जैसा कोई मटेरियल सेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है। इन द सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इज लो एज कम्पेयर टू द इनसाइड द सेल। देखो भाई, सेल के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज को तोड़ता है, और जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 वहाँ पे बनती है। तो आपकी सेल का जो साइज़ है उसके रिस्पेक्ट में जो कंसंट्रेशन है CO2 की, और जो पूरा एनवायरनमेंट है, और उस एनवायरनमेंट में जो CO2 की कंसंट्रेशन की परसेंटेज है, तो सेल के अंदर ज़्यादा होती है, जिससे कि वो सेल के बाहर आना शुरू कर देती है, और जब नॉर्मल हो जाएगी वो रुक जाएगी। CO2 मूव आउट ऑफ द सेल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसी तरीके से O2 भी क्या करती है, बाहर से अंदर आती है, क्योंकि बाहर O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अंदर O2 की कंसंट्रेशन कम है। डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैस एक्सचेंज। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्वेश्चन आएगा। कैसे CO2, O2 और वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वाटर का आप पढ़ लेते हैं। वाटर आल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन जब डिफ्यूजन वाटर का हो रहा हो तो हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। देखो, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो और वाटर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहे हो तो हम उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ओके। The movement of water across plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water। और जिस सब्सटेंस को घोला जाता है उसको हम बोलते हैं solute। Thus osmosis is the passage of water from region of high water concentration to low concentration through the membrane। और ये तब तक चलेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो जाएगा। इवन ये उसके बाद भी चलता रहता है। अब देखो, यहाँ पे 3 केस हैं, केस 1, 2, 3। ये मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली ही समझा देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा अगर डायग्राम बन पाए तो। एक बीकर के अंदर आपने एक सेल रखी और आपने रखा यहाँ पे एक ऐसा सॉल्यूशन। देखो, एक आपका B है, एक आपका यहाँ पे A है।
ए सॉल्यूशन और बी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। अगर कंसंट्रेशन सेम होगी तो जितना मूवमेंट सेल के बाहर होगा उतना सेल के अंदर होगा, तो यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड चेंज नहीं होगा, ना सेल फूलेगी ना पिचकेगी, तो उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको हम, जिसमें सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है वो सेम है, मतलब गाढ़ापन लिक्विड का और नंबर ऑफ डिसॉल्व साल्ट है वो सेम है सेल के अंदर सेल के बाहर। ये आपका एक केस होता है। इसके बाद आपका आता है दूसरा केस, जिसके अंदर क्या होता है, आपका जो सॉल्यूशन है कोई एक, जैसे कि आपने जिस सॉल्यूशन के अंदर सेल को रखा है वो सॉल्यूशन आपका ज़्यादा गाढ़ा है। बीकर की बात करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक सेल है ए और आपका मटेरियल है बी। दूसरा बीकर आप यहाँ लेते हो जिसके अंदर क्या है, सेम ए और बी प्लेसेस है। अब देखो क्या है, इस वाले में ए की कंसंट्रेशन बी से ज़्यादा है और इस वाले में ए की कंसंट्रेशन बी से कम है। अब होगा क्या, देखो सारा खेल है ज़्यादा सोल्यूट का। अब देखो जहाँ पे ज़्यादा सोल्यूट होगा वहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है, ज़्यादा गाढ़ा पानी, दैट मीन्स वहाँ पे पानी हम मिला सकते हैं। तो सपोज़ करो ए के अंदर क्या है, ज़्यादा सोल्यूट है, मतलब कि पानी कम है, तो हमेशा वाटर कहाँ जाएगा, ज़्यादा से कम की तरफ। ज़्यादा पानी सेल के बाहर है तो वो कहाँ जाएगा, सेल के बाहर से सेल के अंदर की तरफ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन हाइपोटोनिक, सेल की मूवमेंट होगी पानी की अंदर की तरफ। अब यहाँ पे बात करते हैं बी के अंदर क्या, बी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सेल के अंदर से पानी बाहर आएगा, सेल श्रिंक करेगी, इसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। देखो जब कंडीशन हाइपरटोनिक होगी तो सेल पिचक जाएगी और जब कंडीशन हाइपोटोनिक होगी तो सेल फूलेगी, क्योंकि सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट बढ़ रही है। तो ये जो 1 2 3 थे ये मैंने आपको डायग्रामेटिकली ट्राई करने इसको समझने की, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सारे सर आपका वही है। अब नीचे आता है आपका यूनिसेल्ड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, वो उसको पानी को खींचती रहती हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट, प्लांट भी जब पानी लेते हैं तो वो भी किसका एग्जांपल है आपका, ऑस्मोसिस का। 10 डिफ्यूजन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ है किसी भी लिविंग सेल की लाइफ में। इन एडिशन टू दिस सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम एनवायरनमेंट, और इसी से न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिएंट जो है वो सराउंडिंग में ज़्यादा होते हैं, सेल के अंदर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, उससे आपका सारा ट्रांसपोर्ट होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉल्ड द लिपिड और प्रोटीन। देखो भाई लिपिड और प्रोटीन से आपकी सेल मेम्ब्रेन बनी है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन। आप इसको याद रखना, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो वहाँ पे पढ़ेंगे कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को रिपेयर करने में और रीजनरेट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है आपको आइडिया मैं दे देता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड भी बनते हैं और प्रोटीन भी बनते हैं, और वहीं पे सेल का सारा सामान बनता है, लिपिड और प्रोटीन। तो जब सेल को रिक्वायरमेंट होगी मेम्ब्रेन को रिपेयर करने की या जनरेट करने की, तो लिपिड प्रोटीन को वहीं से लेके आएगी, और ये आपका क्वेश्चन भी आएगा। However, we can observe the structure of plasma membrane only through an electron microscope। लेकिन अगर हमें इसकी अगर स्ट्रक्चर को देखना है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसके स्ट्रक्चर को देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो इनेबल द सेल टू एनगल्फ फूड एंड अदर मटीरियल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आपको मैंने बताया था जो अमीबा है वो खाने को अंदर खींच लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। तो सेल की फ्लेक्सिबिलिटी ही क्या करती है, खाना खाने में हेल्प करती है। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब इनसाइड मूवमेंट और साइटोसिस मतलब कि सेल के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है, खाने को खा रहा है वो। फूड के लिए स्पेसिफिकली क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, और लिक्विड के लिए होता है आपका पिनोसाइटोसिस। तो ये था आपका मेम्ब्रेन। इसके बाद मैं चलो सेल वॉल में पढ़ा देता हूँ, अगली वीडियो में करेंगे हम न्यूक्लियस को। अब सेल वॉल क्या है, देखो वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर, ये अगर आपकी प्लांट सेल है और ये आपकी अगर एनिमल सेल है, तो प्लांट सेल के अंदर आपकी एक सेल वॉल भी होती है, हार्ड और टफ होती है, जो इसको फूल के फटने से और सिकुड़ने से रोकती है। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है, ठीक है। रिजिड है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लांट के पास ही होती है, सेलुलोज से बनी होती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जिसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। इसी वजह से वो क्या होते हैं, थोड़े से कोरस खुरदरे होते हैं। आप प्लांट को रब करके देखो और खुद को रब करके देखो, आप अपने आप को स्मूथ पाओगे, लेकिन प्लांट आपको रफ मिलेगा, थोड़ा सा खुरदरा मिलेगा। व्हेन अ लिविंग प्लांट लूज वाटर, जब प्लांट से सेल से पानी निकलता है तो उसका प्लाज्मोलिसिस हो जाता है, ठीक है, और ये उसको रोकने में भी हेल्प करती है। अब नीचे स्ट्रक्चर्स है आपकी
अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।